नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हरियाणा में होगी इन जिलों में भारी बारिश, जानेंगे पूरी अपडेट। देश भर में गुरुवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा में गुरुवार शाम को हुआ रावण दहन। हिसार, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर में हुई बरसात से रावण दहन के प्रोग्राम में पड़ा खलल। हरियाणा के किसानों की IMT में कोई रुचि नहीं, 3 जिलों में हो रहा है जमकर विरोध। हरियाणा सरकार ने होम स्टे ट्रेनिंग के लिए मांगे आवेदन, 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन आर्मी में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई, जानिए पूरी अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा। 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट करेंगे शुरू। हरियाणा में खत्म होगा बिजली संकट। 82 लाख रुपए से अधिक उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और कटौती से मिलेगी मुक्ति। सूरजकुंड दीपावली मेले का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। मेला 7 अक्टूबर तक चलेगा। सरकारी नौकरी अपडेट। एम्स में सीनियर रेजिडेंट की निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से अधिक। भिवानी में हुआ 100 फुट ऊंचे रावण का दहन। धू धू कर जले कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती होगी। खेत की राख पर भी होगी सैटेलाइट से नजर। जुर्माना व दर्ज होगी FIR। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के रेस्ट हाउस का CM नायब सिंह सैनी आज करेंगे वर्चुअली तौर पर उद्घाटन। 18.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। कम GST और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा बिकी कारें टाटा ने सबसे अधिक बेची, तो वहीं हुंडई महिंद्रा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंची। भारत चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ्लाइट। पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगजू जाएगी। और टीम इंडिया के आगे वेस्टइंडीज पहले दिन ही बेदम। 162 रन पर सिमटी पहली पारी। भारत के 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते दिन दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल गया। झज्जर, सोनीपत में तेज बारिश हुई, जबकि कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत में बूंदाबांदी दर्ज की गई। अंबाला में भी देर शाम बारिश हुई, जिससे रावण के पुतले भी भीग गए। इस कारण दशहरा उत्सव कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा। वहीं बहादुरगढ़ में भी मौसम अचानक से बदला और तेज बारिश हुई। पानीपत में दोपहर बाद 3 बजे बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के मुताबिक अगले सप्ताह से ठंड बढ़ेगी। 7 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे कि तापमान जो कि 35 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, उसमें गिरावट का दौर जारी होगा। हालांकि पूरी तरह से ठंड आने में दिवाली तक इंतजार करना पड़ सकता है, मगर 7 अक्टूबर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 4 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश होगी। 5 अक्टूबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे प्रदेश में एक्टिव होगा, तो वहीं 7 अक्टूबर तक हरियाणा में इसका असर दिखाई देगा। आज यानी 3 अक्टूबर की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, तरकी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, नूंह और फरीदाबाद शामिल है। वहीं 4 व 5 अक्टूबर की बात करें तो सिरसा और फतेहाबाद को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बारिश होगी। इस दौरान यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा में गुरुवार शाम को रावण का दहन किया गया। पंचकुला में CM नायब सिंह सैनी रावण के 181 फीट ऊंचे पुतले का दहन करने पहुंचे। यहां रिमोट कंट्रोल से रावण दहन किया जाना था, मगर ऐन मौके पर रिमोट न चलने के कारण CM नायब सिंह सैनी रावण दहन नहीं कर सके। इसके बाद जिस कारीगर ने रावण का पुतला बनाया था, उसी ने पुतले को आग लगाई। वहीं हिसार में रावण और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जल पाए। अंबाला कैंट के रामबाग ग्राउंड में बारिश के बीच पुतलों को आग लगाई गई। जब रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जल पाया तो उसे गिरा दिया गया। यहाँ दर्शकों के बीच आतिशबाजी किए जाने पर लोग इधर उधर भागने लगे। इसके साथ ही यहाँ रामलीला भी रद्द करनी पड़ी। इससे पहले गुरुवार दोपहर को पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर में हुई बरसात से रावण दहन के प्रोग्राम में खलल पड़ गया। करनाल में बारिश के चलते दहन से पहले ही मेघनाथ का पुतला गिर गया। पानीपत के मॉडल टाउन में रावण और सेक्टर 13 व 17 में कुंभकर्ण का पुतला गिर गया। वहीं बहादुरगढ़ में भी 51 फीट का पुतला भीग गया और आग लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा।
हरियाणा के नायब सैनी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने पर संकट के बादल छा गए हैं। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि जमीन है। सरकार को पहले फेज में 4 जिलों में 6 नए आईएमटी बनाने के लिए 35,500 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए सरकार ने किसानों को स्वेच्छा से जमीन ऑफर करने के लिए पोर्टल खोला था। ई भूमि पोर्टल पर जमीन ऑफर करने की 31 अगस्त 2025 तारीख रखी गई थी। इस दौरान पोर्टल पर 7,000 एकड़ जमीन का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। यही नहीं, जींद, नूंह और पलवल में ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के लिए विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि आईएमटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों की जमीन का जबरदस्ती से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि नेगोशिएशन से हल निकाला जाएगा। किसान अपनी मर्जी की रेट मांग सकते हैं। हालांकि उस इलाके के कलेक्टर रेट और बाजार कीमत के हिसाब से सरकारी अफसर बातचीत के जरिए मोल भाव करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 अप्रैल 2025 को घोषणा की थी कि प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी खरखोदा की तरह नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित की जाएगी। ये घोषणा उद्योगों को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से की गई है। अगस्त 2025 में यह भी घोषणा की गई कि अंबाला, नारायणगढ़, जींद, रेवाड़ी और फरीदाबाद में भी आईएमटी स्थापित की जाएंगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2025 को हो गया है और इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। मेले की शुरुआत श्री राम स्तुति और अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक स्तुतियों के साथ हुई। मेले का आयोजन 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक सूरजकुंड मैदान फरीदाबाद में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम हम परिवारों को जोड़ते हैं रखी गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और पारंपरिक बीन नगाड़ों की धुन से माहौल को रंगीन बना दिया गया। मेले में तकरीबन 450 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर दिवाली गिफ्ट, सजावटी सामान, हस्तशिल्प, खिलौने, आभूषण आदि वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड जोन, फैशन शो और कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगी। सामान्य दर्शक के लिए टिकट की दर 100 रुपए तय की गई है, तो वहीं विद्यार्थियों को 50% की छूट भी रहेगी। टिकट ऑनलाइन पोर्टल या QR कोड स्कैन कर बुक किए जा सकते हैं। यह मेला हरियाणा की संस्कृति, परिवार के मिलन और दीपावली उत्सव की रौनक को दर्शाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज यानी 3 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साबर डेयरी प्लांट में स्थापित की गई मशीनों का शुभारंभ किया जाएगा। संयंत्र के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। साबर डेयरी का रोहतक में निर्मित भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन संयंत्र है। संयंत्र की 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन दही उत्पादन क्षमता, 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ उत्पादन क्षमता, 10 लाख लीटर प्रतिदिन योगर्ट उत्पादन क्षमता और 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिठाई उत्पादन क्षमता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में 2200 कारीगरों को टूल किट भी वितरित करने का काम करेंगे। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें एडवोकेट, छात्र, पेरेंट्स और आम नागरिक शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलाव को समझ सकें। नए कानून से हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का स्वागत के लिए रखे गए कार्यक्रम में बखेड़ा खड़ा हो गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राव नरेंद्र के स्वागत स्थल पर पहुंचने से पहले ही टेंट उखड़वा दिया, कुर्सियां भी हटवा दी गई। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया। इसके बाद राव नरेंद्र रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां बिना टेंट और कुर्सियों के ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने धूप में खड़े होकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उधर इस कार्रवाई पर प्रशासन के अफसरों का कहना था कि सभा की अनुमति नहीं ली गई थी, जिस वजह से टेंट और कुर्सियां हटानी पड़ी। वहीं राव नरेंद्र ने इस कार्रवाई पर कहा कि ऐसा करना छोटी मानसिकता दर्शाता है। वहीं PWD के एक्शन अश्विनी ने कहा कि इस कार्यक्रम की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कोई इजाजत नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से केवल कमरों की परमिशन ली गई थी, टेंट लगाने की नहीं। इस कारण उन्होंने टेंट हटवा दिया। हरियाणा में बिजली की सप्लाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या हाई लॉस फीडर बन गए हैं। इन फीडरों की वजह से न तो बिजली कंपनियों को सही राजस्व मिल पा रहा है और न ही उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई। हालात ये हैं कि जगह जगह पर बिजली बार बार ट्रिप हो जाती है, वोल्टेज गिर जाता है और कई बार घंटों तक बिजली गुल रहती है। प्रदेश में करीब 82.39 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से अधिकतर इन परेशानियों से रोजाना प्रभावित हो रहे हैं। कभी घरों के बिजली उपकरण खराब हो जाते हैं, तो कहीं कम इस्तेमाल के बावजूद भी बिल अधिक आ रहे हैं।
इस पूरी समस्या पर सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने साफ किया है कि वह खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने की तैयारी कर ली है ताकि पता लगाया जा सके कि कहां सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है और कैसे उसे रोका जाए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में 40% से अधिक नुकसान वाले 65 ग्रामीण फीडर हैं। यह साफ दर्शाता है कि सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण नेटवर्क में है। दक्षिण हरियाणा के आंकड़े अधिक चौंकाने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20% से अधिक नुकसान वाले 27 शहरी फीडर दर्ज हैं। बिजली कंपनियां हाई लॉस फीडरों की समस्या को कम करने के लिए बड़ी योजना तैयार कर रही है। बढ़ते उपभोक्ता लोड को देखते हुए 33 व 11 kV सब स्टेशन को बढ़ाया और सुधारा जा रहा है। वहीं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम भी धीरे धीरे इन हाई लॉस फीडरों को कवर करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय नारनौल में लोक निर्माण विभाग यानी B&R द्वारा निर्मित मॉडर्न रेस्ट हाउस का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ये ऐसा रेस्ट हाउस है जिसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पहले राज्य के कुछ ही जिलों में इस तकनीक से रेस्ट हाउस तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 18.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह रेस्ट हाउस जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे भवन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में अब तक इस तरह का कोई भी रेस्ट हाउस नहीं था, जिससे कि VIP आवाजाही के दौरान जिला प्रशासन को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस रेस्ट हाउस के बनने से ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस रेस्ट हाउस में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर 100 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस रूम पहली मंजिल पर बनाया गया है, जो बड़ी बैठकों और आयोजनों के लिए उपयुक्त होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से होम स्टे ट्रेनिंग के लिए आवेदन के बारे में हाल ही में एक घोषणा की गई है। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से हरियाणा राज्य के सभी जिले के युवाओं से होम स्टे की फ्री ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 15 से 29 साल की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को होम स्टे की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे 1 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक जिला नोडल ITI में आवेदन कर सकते हैं। सभी युवा एप्लीकेशन फॉर्म एवं नियम व शर्तें विभाग की वेबसाइट iti-haryana.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री होगी व इसमें युवाओं को होम स्टे को प्रभावी ढंग से संचालित करने और पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह स्कीम युवाओं को स्वरोजगार के मौके प्रदान करने और आत्मनिर्भर युवा आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के लिए बड़ी सौगात दी। उन्होंने तकरीबन 405 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। ये राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में पहुंचाई जाएगी। उम्मीद है कि इस धनराशि से ग्रामीण अंचल में अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे होंगे और गाँव में जन सुविधाओं का विस्तार होगा। CM ने भरोसा जताया कि पंचायतें इस राशि का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। CM ने कहा कि जब गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार मिलते हैं तो वे स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझकर फैसले ले सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल राशि आवंटित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी देना भी है। सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी खास रहा। GST की घटी हुई दरें लागू होने से नवरात्रि और आगामी दशहरा व दीपावली जैसे त्योहारों को देखते हुए डीलर्स ने फैक्ट्री से अधिक कारें मंगवाई, क्योंकि बुकिंग तेजी से बढ़ी है। इसके चलते घरेलू बाजार में कार कंपनियों की थोक बिक्री 45% तक अधिक बढ़ गई। थोक बिक्री बढ़ने के मामले में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। उसने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कारें बेचने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम किया। कंपनी ने पेट्रोल, डीजल और EV सहित 59,667 कारें डीलर्स को सप्लाई की। ये संख्या बीते साल से 45% अधिक है। टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिसकी अकेली 22,500 से अधिक यूनिट बिकी हैं। सितंबर माह में जहां अधिकतर वाहन विक्रेताओं की थोक बिक्री बढ़ी है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 8% तक घट गई। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह रही ऑल्टो और एक्सप्रेसो जैसी मिनी सेगमेंट की बिक्री में 30% से ज्यादा की कमी आना।
इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं व 12वीं पास होनी चाहिए या ITI की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। सैलरी 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए प्रति माह मिलेगी। सरकारी नियमों के अनुसार अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड आदि विषयों से 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 24 अक्टूबर 2025 रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुक के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा कुकिंग कार्य का ज्ञान होना चाहिए। वहीं वाशरमैन के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। कुक व वाशरमैन के पदों पर भर्ती होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 अक्टूबर है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। प्रदेश में अब की बार खेत में जली पराली की राख पर भी नजर रहेगी। सैटेलाइट यह रिपोर्ट भी देगा कि किस खेत में राख पड़ी है। राख की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब तक खेतों में लगी आग को ही देखकर कार्रवाई होती रही है। यदि कहीं इस तरह की सूचना मिलती है और खेत में फसल जलने के बाद राख दिखती है तो FIR, जुर्माना और रेड एंट्री की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब की बार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर भी 14,088 मशीनें मिलेंगी। इनमें से 12,336 मशीनें खरीदने को लेकर दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। अब की बार खरीफ सीजन में सूबे के लगभग 2,000 किसान अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। ये वो किसान हैं जिन्होंने फसल अवशेष जलाए हैं। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि किसान अवशेष न जलाएं। सोने चांदी के दाम 1 अक्टूबर को एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1983 रुपए बढ़कर 1,17,332 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत भी 2,686 रुपए महंगी होकर 1,45,120 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। इस साल अब तक सोने की कीमत तकरीबन 41,170 रुपए बढ़ चुकी है। चांदी का भाव भी इस दौरान 59,103 रुपए बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,45,120 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह की हरियाणा व देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।